हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पहली चूक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चूक श्रीलाल शुक्ल, जन्म सन 1925, मृत्यु सन 2011। प्रसिद्ध व्यंग्यकार, कथाकार श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 ईस्ट इंड में लखनऊ के पास अतरौली नामक गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा लखनऊ तथा इलाहाबाद में हुई। 1950 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईलो एस कानिंग एआस्की के लिए चुने गए। उत्तर प्रदेश शासन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। श्रीलाल शुक्ल ने साहित्य रचना 1955 में आरंभ की। इन्होंने अपने व्यंग्यलेखन में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। श्रीलाल शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना राग दरबारी उपन्यास है। इस व्यंग्यपूर्ण उपन्यास पर उन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने जनजीवन से जुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। शुक्ल जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आदमी का जहर इत्यादि, अंगद का पांव, यहाँ से वहां से कुछ, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं। प्रस्तुत पाठ पहली चूक में लेखक ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो शहर में रहते हैं और गांव के वातावरण से बिल्कुल अपरिचित होते हैं। वे पुस्तकों और सिनेमा से प्राप्त जानकारी के आधार पर मन में कल्पना का गांव बनाते हैं, पर गांव के यथार्थ जीवन से सामना होने पर उनका कल्पना का गांव टूट जाता है। उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी, भीख निदान। यह कहावत पहले मैं कई बार सुन चुका था। अब हुआ ये कि ए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं, इसीलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। मेरे चाचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। चचा बोले, बेटा, यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा। ये तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चचा, ये खेती जाहिलों का पेशा नहीं है। बड़ों बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉलस्टॉय तो स्वयं किसान ही हो गया था। बाल्टेयर खुद बागवानी करता था। ग्लैडस्टन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम जैसे आर्षिक गेहूं बोते थे। वैसे तो कंदमूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में थी और वे ज्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे। इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूंगा, मेरा यही फैसला है। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले, बेटा, खेती करोगे, पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं ना क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की दूंठियों पर घूमना फिरना होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। ये इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतने जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख में चौनी का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांवों में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भई सिनेमा से ही मिली थी। दूसरे दिन चचा ने मुझसे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ पर है? उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बाग के आगे से गलियारा जाता है।
गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है। राह से उत्तर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। कुवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिलकर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दीख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। मैंने रुककर सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था। किसी के पायल नहीं झनके, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दीख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चाचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसीलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेंढ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, ये आप पूछ क्या रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ, ओह बाजरा कौन है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकारकर उसने कहा, ये देखो, ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। दो तीन किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई, इसलिए बात पलटते हैं मैंने कहा, ओ मैं तो हंसी कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छाह ढूंढ रहा हूं। उसी पेड़ के पास मेरे चचा के खेत हैं। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। मुझे भई झेंप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा न हो जाए। इसीलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। वहां वह था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। ये सब इस प्रकार से हुआ। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसीलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जोताई करानी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसीलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की जरूरत आने पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है। वे शहर में रहते हैं, इसीलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटाणुनाशक दवाइयां खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। इसीलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कार्डराय की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुश शर्ट पहनी, बेल्ट कैप लगाई और चचा से कहा, देखिए, यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए उसे साधना कठिन है। इसीलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूंगा। चचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छुट्टी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई। जाओ, शहर ही में रहकर खेती करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चचा, चूक आपसे नहीं हुई। पहली चूक तो मुझी से हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे बैलों की पूंछ उम्हेठते हुए खेत की ओर चले गए। आशा है
आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।